किसान साथियों, राम राम। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं। और श्रोताओं, जैसे एक नवजात बच्चे को हम संक्रमण से बचाते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने नवजात पशुओं को भी संक्रमण से बचाना चाहिए। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णवीर सिंह। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि हमारे जो बछड़े बछड़ियों को होने वाले संक्रामक रोग हैं वो कौन कौन से हैं, और उन संक्रामक रोगों से हम अपने नवजात पशुओं को कैसे बचा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको नवजात पशुओं में पाए जाने वाले संक्रामक रोग और उनके बचाव के उपाय के बारे में बताऊंगा। मुख्यतः जो नवजात पशुओं में जो रोग पाए जाते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है निमोनिया, और जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी का कारण भी काफ में निमोनिया ही होता है। और ये छोटी सी सावधानी रखते हैं तो ये रोग नहीं होता। जैसे कोई गाय है, तुरंत ब्याई है, और उसके बच्चे को हम देखते हैं कि नीचे जैसे ही बच्चा गिरता है उसके नाक से मुंह से म्यूकस निकलता है। अगर उस म्यूकस को हम अपने हाथ से उसके नकुओं को और मुंह से उस म्यूकस को निकाल देते हैं तो वो उसकी सांस नली में जाने से बच जाता है, और उसकी सांस नली में अगर म्यूकस नहीं जाता है तो निमोनिया नहीं होता। इसी तरह दूसरी बीमारी है जिसे हम कहते हैं नाभि शोथ। नाभि शोथ जो बीमारी है वो उसके जो नाभि में जो नवल कोट को हम काटने के बाद में जो कच्चे पार्ट रह जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए जैसे ही बछिया हुआ या पड्डा पड़िया जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उनके नाभि को लगभग नाभि से 2 इंच नीचे अच्छे मतलब एसेप्टिक मेथड से अच्छा ब्लेड हो, साफ़ सुथरा चाकू से काटना चाहिए, और उसके एंड को एक स्वच्छ धागे से बांध देना चाहिए। और जो बचा हुआ जो पार्ट है लगभग 1-2 इंच, उसे एंटीसेप्टिक घोल में डिप भी करना चाहिए, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन है वो नहीं जाता है। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की सोर्स होती है वो उसका नेवल ही होता है। तीसरी बीमारी होती है एंट्राइटिस, जिसे कहते हैं आंत्र विषाक्तता। ये बड़ी कॉमन बीमारी है। विदिन 7 डेज ये बीमारियाँ बच्चों में होती है। 80% जो बच्चों की डेथ होती है वो एंट्राइटिस से ही होती है। वो एंटोटॉक्सीमिया है। ये अगर हम अपनी सराउंडिंग को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो सराउंडिंग से भी ये बैक्टीरिया चला जाता है। दूसरा, जो उसके टीट को हम जैसे गाय के टीट से बच्चे को दूध पिलाते हैं और टीट की साफ़ सफाई ठीक से नहीं होती है तब भी ये बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो साफ़ सफाई का है। साफ़ सफाई हम अच्छी रखेंगे तो ये बैक्टीरिया नवजात शिशु को नहीं लगेगा। चौथा होता है डर्मेटाइटिस, दैट इज़ ए स्किन इन्फेक्शन। ये डर्मेटाइटिस होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है। ये भी साफ़ सफाई से डिपेंडेंट होता है। अगर हम सेट को प्रॉपर साफ़ नहीं रखते हैं तो ये रोग हो जाता है। तो इसमें साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए इसके बचाव के लिए। 5वां रोग है जॉइंट इलनेस। जॉइंट इलनेस है, ये भी मतलब बैक्टीरियल ओरिजिन का इन्फेक्शन है। ये कहीं स्किन कटी फटी रहती है जी जी। या मतलब इन्फेक्टेड कोई हमने खाना खिला दिया तो उसके थ्रू जो इन्फेक्शन है ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और ब्लड के बाद वो जॉइंट में है। इसमें भी जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस ऑफ मसल्स होता है, चलने में नवजात पशु लंगड़ाता है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट मोर्टेलिटी में रोल रखता है। अगर इसकी हम देख रेख न करें, इसका उपचार न कराएं तो इसमें भी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप ये तो बात हुई पशुओं के संक्रमण की और उनसे बचाव की। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जो पशुपालक हैं उनकी आय में जो ये नवजात पशु हैं उनका क्या योगदान है। जैसे हमारे युवाओं का और छोटे बच्चों का देश के मतलब फ्यूचर के लिए, इसी तरह से वर्तमान में तो नवजात पशु का कोई रोल नहीं होता उसकी इकोनॉमी में, लेकिन फ्यूचर में अगर अच्छी ब्रीड का कोई बच्चा है उसको हम किसी भी अच्छे मैनेजमेंट करके, अच्छा खाना पीना खिला के उसे हम ग्रो करके और उसकी प्रोडक्टिविटी हम अचीव करते हैं तो वो फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट रहता है और हमारे फ्यूचर में इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। इसलिए हमें जो अच्छी ब्रीड के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए, उन्हें मोर्टेलिटी से बचाना चाहिए। उसके लिए हमें प्रॉपर उनका वैक्सीनेशन करना है, उन्हें समय से खाना खिलाना है, प्लस जहाँ भी उनका जो पशुशाला होती है, छोटे बच्चों की शेड होती है, उसे प्रॉपरली सैनिटाइज रखें, साफ़ सफाई रखें और उन्हें न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन दें। एक छोटे बच्चे को लगभग बॉडी के 10% वेट का उन्हें मिल्क पिलाना है। अगर उसमें सपोज 30 kg का कोई काफ है तो उसके लिए पर डे 3 लीटर मिल्क रिक्वायर होता है। 1.5 सुबह, 1.5 लीटर शाम को। जी जी जी, ये आवश्यक है।
दूसरी चीज़ है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी होती है बच्चे की, जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्यूनिटी उसे मिलती है वो माँ के दूध से ही मिलती है, जिसमें पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, और जो माँ के दूध में पाई जाती है। और ये बड़ा कुदरत का ये मानिए छोटे बच्चों के लिए एक वरदान है कि जो माँ के अंदर कोलेस्ट्रम होता है आफ्टर द पार्चुरेशन में इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, और वो जो इम्यूनिटी के लिए जो बच्चे के जो पेट में जो एंट्रोसाइट होते हैं उसके केवल 2 घंटे के लिए वो एंट्रोसाइट उसको पैसेज देता है। अगर हम उसको कीले को या कोलेस्ट्रम अपनी देसी लैंग्वेज में शायद यहाँ कीला कहते हैं, कोई खीस भी कहते हैं, तो उसे किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, गाय के ब्याने के बाद या भैंस के ब्याने के बाद विदिन 2 आवर उस कोलेस्ट्रम को पिला दें। अगर 2 घंटे के बाद पिलाएंगे तो वो बॉडी के बच्चे की बॉडी से आंतों से वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो पैसेज नहीं होगा, वो अंदर उसके अंदर नहीं जा पाएगा, वो फीसेज में निकल जाएगा उसके। तो इसलिए 2 घंटे के अंदर ही उस दूध को पिलाएं। उसमें सबसे बेस्ट प्रोटीन होती है और इम्यूनिटी होती है। फर्स्ट लाइन जो इम्यूनिटी होती है वो कोलेस्ट्रम ही होता है। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे कि अब बात करिए खान पान की, पौष्टिक जो उनको है, तो हम खान पान में उनको क्या चीज़ दे सकते हैं, क्या सावधानी मतलब उसमें रख सकते हैं? छोटे बच्चों के लिए लगभग 2 महीने तक तो हम माँ का दूध ही पिलाते हैं जी, और दूध पिलाने की हम एडवाइस देंगे। आफ्टर 2 मंथ उनका र्यूमेन डेवलप होता है तो उन्हें धीरे धीरे हम काफ स्टार्टर देना स्टार्ट करते हैं जी। और काफ स्टार्टर देने के बाद में दूध बंद कर देते हैं। फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा जैसे कि बरसीम खिला दिया अगर सर्दियाँ हैं तो, और अगर गर्मियाँ हैं तो थोड़ी थोड़ी चेरी खिला करके तो उन्हें र्यूमेन को डेवलप करते हैं धीरे धीरे, और उन्हें धीरे धीरे वो रिप्लेस होते हुए दूध से अपने चारे और उस पर आ जाते हैं। लेकिन विदिन 2 मंथ केवल हमें दूध ही दूध देना है। ठीक है, तो केवल हमें 2 महीने तक उन्हें दूध के आहार पर ही रखना है, दूध पे रखना है। दूसरी चीज़ है कि मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान तो ठीक है, जो वर्तमान पे ध्यान देते हैं कि भाई दूध का जो प्रोडक्शन की गाय भैंस जो भी दूध दे रही है उसमें डिपेंडेंट है, लेकिन फ्यूचर के लिए जो अच्छी ब्रीड की बच्चियाँ और मतलब बढ़िया होती हैं उनका बड़े अच्छे से मैनेज करना चाहिए, बहुत अच्छा उनके खान पान का ध्यान देना चाहिए। क्यों ज़्यादातर मैंने किसानों को देखता हूँ, पशुपालकों को देखता हूँ कि जो दुधारू जो पशु होते हैं जो दूध देते हैं उन्हें अच्छा खाना देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जी। तो उस समय उनका कोई रोल उनकी इकोनॉमी होता नहीं है, तो उन्हें बचा हुआ खाना खिलाते हैं। बड़ी गाय या भैंस का जो दुधारू उनका बचा हुआ जो खाना खिलाएंगे। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को अच्छा राशन दें, बैलेंस राशन दें। क्यों अच्छा राशन देंगे तो उनके अच्छा ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद जो उनकी ऑप्टिमम मिल्क यील्ड आएगी, जो आफ्टर द प्यूबर्टी है, आफ्टर मैचुरेशन, उनकी जो दुग्ध उत्पादन की क्षमता, जिनमें हम अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा राशन देंगे तो उनका दुग्ध उत्पादन लगभग 1.5 गुना। अगर हम पुअर मैनेजमेंट और पुअर राशन या बचे हुए राशन से उनकी हम ग्रो कराते हैं तो उनसे कम से कम 1.5 गुना उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा। अब हम अच्छा राशन नहीं देते हैं तो वो न तो टाइम से मतलब प्यूबर्टी अटेंड कर पाएंगे। एक जो काफ है, फीमेल काफ है, वो 18 महीने में 1.5 साल में वो प्यूबर्टी अटेंड करके और वो मतलब उसमें हीट आ करके कंसीव करने वाली प्रक्रिया में आ जाती हैं 18 महीने में। और हम जैसे गांव में जाके देखते हैं किसान भाइयों के यहाँ तो 3-3 साल हो जाती हैं, ज्ञापन नहीं होते। तो ये क्या है, पुअर मैनेजमेंट। इस चीज़ किसानों को उस समय तो नहीं दिखती, लेकिन 3-4 साल तक उसे लगातार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, वो प्यूबर्टी अटेंड नहीं कर पाती, कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक लॉस होता है, लेकिन उस समय नहीं दिखता। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि उन्हें बैलेंस राशन दें और उन्हें जो दुधारू पशुओं को खिलाते हैं उसी राशन में से उन्हें दें। उन्हें प्रॉपर मतलब प्रोटीन भी दें और दलिया, दाना और मिनरल मिक्सचर भी दें। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने ये तो अभी उनके दूध की बात हुई, उनके आहार की, कि वो तो सब माँ का दूध जो है वो सर्वोत्तम आहार है उनके लिए, तो क्या हम थोड़ा साफ़ सफाई में भी कुछ उनका ख्याल रख सकते हैं, जिससे कि उत्पादन में या बच्चों के जो है पशु हैं, नवजात जो पशु हैं, उनको संक्रमण से हम बचा सकें? जी बिल्कुल, ये साफ़ सफाई और स्वच्छता ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इन्फेक्शन के लिए होता है। अगर हम साफ़ सफाई रखते हैं तो कोई भी बीमारी 90% बीमारियां नहीं होती हैं। जितने भी हमें इन्फेक्शन और देखते हैं, साफ़ सफाई अगर प्रॉपर नहीं रखती है तो बीमारियां 90% तक बढ़ जाती हैं। इसलिए साफ़ सफाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साफ़ सफाई हम रखते हैं तो 90% बीमारियां नहीं होती, और जब बीमारी हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि साफ़ सफाई ज़्यादा बेटर है।
और अगर बीमारी हो भी जाती है तो नज़दीकी अच्छे चिकित्सक से दिखाएं। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो नवजात पशु हैं तो उनके भी टीकाकरण की कोई व्यवस्था होती होगी, तो जी आप हाँ, हमें उस बारे में बताइए। टीकाकरण नवजात पशुओं में जैसे ही 4 महीने की एज हो जाते हैं तब टीकाकरण इनका स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट टीकाकरण 4 मंथ की एज पे होगा। तो इनमें जो मुख्यतः जो टीका है वो FMD है, दूसरा HS है, वो भी 4 मंथ पे ही स्टार्ट होता है। 4 मंथ से पहले हमें डिमॉर्बिंग करानी चाहिए। पेट के कीड़े हैं वो माँ के पेट से ही काफ में आते हैं जी, क्योंकि इनके जो एग्स हैं ब्लड सर्कुलेट करके उनके पेट तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए विदिन पार्चुरेशन के विदिन 7 डेज हमें फर्स्ट डिवर्मिंग करा देनी चाहिए और 15 दिन बाद 2-3 बार रिपीट करा के इनकी डिवर्मिंग करनी चाहिए। फिर 3 महीने बाद हर 3 महीने पे डिवर्मिंग करानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान साथियों को बताया कि नवजात पशुओं में कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, उनसे बचाव क्या है, टीकाकरण क्या है, या हमारे पशुपालक जो हैं उनकी आमदनी में वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे हमारे पशुपालक सोचते हैं कि ये तो नवजात है, ये तो हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा दे नहीं सकते, तो उनके चारे पे ध्यान नहीं देते। तो आपने हमें बताया, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।